यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के बाद अब यूरोप सामने आया है इजराइल को ये कहने के लिए कि तुम रिस्ट्रेन बरतो और ईरान पे अटैक मत करो, रिटेलिएटरी अटैक जो ईरान ने तुम पे किया है 2-3 दिन पहले। लेकिन इजराइल का अपना ही एक डोमेस्टिक कंसर्न है और उसके हिसाब से उसकी जो वॉर कैबिनेट बैठी थी उसके हिसाब से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वी विल बी रिटेलिएटिंग, लेकिन दैट विल बी डिवाइडेड ओवर टाइम एंड स्केल। धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे या किस तरह से बढ़ाएंगे, लेकिन रिटेलिएशन ज़रूर करेंगे। ये बात जो है वो बाकी कंट्रीज़ को सूट नहीं कर रही है, क्योंकि वंस वॉर गेट स्टार्टेड बिटवीन ईरान एंड इजराइल तो स्टॉप करना किसी को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और चूँकि ईरान ऑफिशियली न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, लेकिन उसके पास काफ़ी न्यूक्लियर हथियार हैं और इजराइल तो है ही ऑलरेडी वेपन से भरपूर। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या चाहे इंडिया हो, इंडिया को ईरान से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ईरान गेटवे है इंडिया का सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में थ्रू चाबहार पोर्ट। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो ऑपरेशंस हैं, सेंट्रल एशिया में जो ऑपरेशंस हैं वो रन करने पड़ते हैं ईरान से। तो ईरान से ज़रूरी है कि एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश रख सके। वहीं इजराइल से इंडिया को बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही है। तो इस वजह से हम इजराइल से भी अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। तो कोई भी कंट्री नहीं चाह रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में रिलेशन जो है वो ज़्यादा फर्दर स्ट्रेन हो और एक डिस्ट्रेंड सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि वर्ल्ड एटमॉस्फेयर जो है पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें जापान की जो करेंसी प्रिंट होती है उसका जो पेपर होता है वो नेपाल के हिमालय में पाया गया है, क्योंकि जापान के पास अब रिसोर्सेज नहीं हैं उन पेड़ों को बचाने के लिए, है ना। वो पेड़ अब नेपाल में उग रहा है। तो वो कौन सा पेड़ है? उसका नाम है अर्गेली, एवरग्रीन येलो फ्लावरिंग श्रब फाउंड वाइल्ड इन द हिमालयाज़, जो यहाँ के फार्मर जनरली बाड़ा लगाने के लिए, मतलब बाउंड्री बनाने के लिए या फायरवुड के लिए उसको ग्रो करते हैं। अब आते हैं अपने मेन पेज पे। यहाँ पे देखो क्या है कि इस बार आईएमडी फोरकास्ट कर रहा है कि अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। तो रेनफॉल जो होगा ये अबव रेनफॉल होगा, इसमें एल नीनो का इफ़ेक्ट नहीं होगा। एल नीनो का इफ़ेक्ट क्यों होता है और कितना होता है, ये हमारे कंसर्न की चीज़ है, क्योंकि इससे ऑलरेडी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि मानसून की एक्टिविटी कैसे होती है, मानसून की एंट्री कैसी होती है, मानसून का रेनफॉल बिहार में कैसा होता है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस में अगर अतिवृष्टि हो जाती है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसको लाया गया था ताकि जो ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको रोका जा सके। और एक हद तक कहें तो ये ब्लैक मनी को रोकने में भी सही उपयोग हो सका था इसका, क्योंकि देखिए जितने अगर सपोज़ 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, ये 16,000 करोड़ अब कहाँ हैं? ये बैंकिंग सिस्टम में है, ये बैंकिंग सिस्टम में है, ये कैश में नहीं है, इसकी काउंटिंग है, इसका हिसाब है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये हवाला ट्रांजैक्शंस में यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही 16,000 करोड़ को कैश में देना हो तो कहीं ना कहीं हवाला वाला रूट लेना पड़ेगा, है ना, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका यूज़ करना पड़ेगा इतना अमाउंट अरेंज करने के लिए। तो इलेक्टोरल पोल बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे सिचुएशन में था, लेकिन कुछ क्लॉजेज जो थे उन क्लॉजेज के कारण जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसका वायलेशन हो रहा था। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बता के उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। इस पेज में हमारे लिए अब ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज़ आर फंडिंग एनजीओज टू स्टॉल पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ऐसा आईटी डिपार्टमेंट ने टॉप कोर्ट का कहा है। हमारे लिए क्यों रिलीवेंट है ये? हमारे लिए रिलीवेंट है GS2 सेक्शन 1 में यहाँ पे प्रेशर ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरह के टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उनको अगर लगता है कि इंडस्ट्री से इस एरिया को नुकसान हो रहा है तो वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन वही प्रोटेस्ट अगर अल्टीरियर मोटिव के अगेंस्ट हो जाता है, जैसे सपोज़ कोई कंपनी ए है, वो अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रही है पटना में, लेकिन
कंपनी बी है वो नहीं चाहती कि एक पटना में फैक्ट्री लगा पाए, तो क्या करेगी, बी जो है पटना में बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करेगी, उनको बोलेगी तुम धरना दो, प्रदर्शन करो, रैली निकालो, है ना। और एक लेवल पे वो गवर्नमेंट से भी लॉबी करेगी कि ए को प्रोजेक्ट ना दिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान होगा किसका, अल्टीमेटली नुकसान होगा बिहार का, कि बिहार में ए कंपनी नहीं लगा पाई, क्योंकि बी ने इतना सारा चीज़ तो किया, लेकिन क्या ज़रूरी है कि बी इन्वेस्ट करेगा ही। एटलीस्ट यहाँ तो था कि ए इन्वेस्ट कर रहा था और ए से फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी बिहार में। तो सिमिलरली अभी जैसे तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टिंग में कमिश्निंग फेज़ में था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे ये कह के कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, वो डेंजरस है, लेकिन इसके बावजूद कि वो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उनको सर्टिफिकेशन मिल चुका था, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को उन्होंने फुली सर्टिफाई किया था। तो अगर हम चीज़ों को एक रैशनल वे में नहीं समझेंगे तो आने वाली ज़रूरतें हमारी, हमको नेट जीरो करना है ना, हमको रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ज़्यादा बढ़ाना है या न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाना है ताकि कोल का शेयर कम किया जा सके, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग अपनी तरफ से कम कर सकें। तो इन सब को अचीव करने के लिए ज़रूरत है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट खुले। लेकिन अगर इस तरह के एनजीओज़ का कंटिन्यूस प्रोटेस्ट होगा तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री स्टॉल हो जाएगी, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो हमारे जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, है ना, ऐसी कंट्रीज़ की पॉलिसी जो हमारे अगेंस्ट चलती है, उन कंपनीज़ के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। तो इसमें एक चीज़ लिखा है कि इट इज़ फाउंड दैट द पिटिशनर ट्रस्ट इज बीइंग फंडेड बाय फॉरेन एंटिटीज एंड बीइंग यूज्ड टू स्टॉल पब्लिक प्रोजेक्ट्स विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट पिटिशनर ट्रस्ट इज हायरिंग पेड प्रोटेस्टर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। मोर देन 90% ऑफ द इनकम ऑफ द पिटिशनर ट्रस्ट इज फ्रॉम द फॉरेन डोनेशंस। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फॉरेन डोनर्स हैं, यानी जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है इलोन मस्क की, तो अब इलोन मस्क जब इंडिया आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग इसको काले झंडे दिखाएंगे, कुछ लोगों का प्रोटेस्ट होगा, है ना, जहाँ पे वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं वहाँ के यूनियंस बनाए जाएंगे और उन यूनियंस का प्रोटेस्ट कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है ये सारी चीज़ों का स्पॉन्सर जो है वो फॉरेन में बैठी चाइनीज़ कंपनी कर रही हो या चाइनीज़ स्टेट कर रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर इलोन मस्क को इंडिया में प्लांट नहीं लगाने दिया जाएगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ लगाएगा, चाइना में लगाएगा, इन एज फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, चाहे वो उनको अपने एरियाज़ में, अपनी टेरिटरीज़ में प्लांट लगाने के लिए या फिर जो प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं उसमें प्लांट ना लगाने के लिए, ये सब इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं और ये टैक्टिक रहती है प्रेशर ग्रुप्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता है जो प्रेशर ग्रुप है उसमें। अगला आर्टिकल है कि ईरान ने अभी एक कार्गो वेसल है MSC एरीज़, इसको हाईजैक कर लिया है। तो ईरान ये कह रहा है कि क्या है कि उस वेसल में लगभग 17 जो हैं वो इंडियन हैं। तो इन इंडियन मेंबर्स से इंडियन ऑफिशियल्स को मिलने दिया जाएगा, ये बात ईरान ने कही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव मूव है, क्योंकि ईरान भी भारत के सहयोग की एक्सपेक्टेशन है उसको, क्योंकि उस पर हमेशा सैंक्शंस रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो हम डायरेक्टली ऑयल तो इंपोर्ट नहीं कर पाते वहाँ से, लेकिन और बाकी सारी चीज़ों में हमारा उनके साथ अच्छा टर्नअप रहता है, अच्छा सपोर्ट रहता है। इवन टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो, अगेंस्ट टेररिज्म कोई ऑपरेशंस हो, तो उसमें ईरान का बहुत सहयोग रहता है। और इसमें भी ईरान ने ऐसा कहा है कि इंडियन अथॉरिटीज़ को, जो इंडियन क्रू मेंबर्स हैं उनको बात करने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक हेल्प चाहिए तो उसके लिए उनको मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इन सब पेजेस में। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे इस पे। ईरान इजराइल एस्केलेशन कुड कास्ट शैडो ऑन इंडियाज़ ऑयल ट्रेड। अभी देखो, सुनते होंगे कि इंडिया का जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान और इजराइल का एस्केलेशन इंडिया के ऑयल ट्रेड पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये आर्टिकल उसी से डील करता है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है ग्लोबलाइजेशन का कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी इंसिडेंट हो तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारी कंट्रीज़ पे भी पड़ता है। तो अभी जो एस्केलेशन हुआ ईरान और इजराइल का, इसका इम्पैक्ट इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे पड़ सकता है, जैसे जैसे वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा और रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा।
अगर देखें तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, और बेसिकली इसका जितना कंजम्पशन है उसमें 85% जो है रिक्वायरमेंट कंजम्पशन का ये इंपोर्ट ही करता है। तो गिवन दैट कि हमारी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इंडियन इकोनॉमी इज़ हाईली सेंसिटिव टू ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी, और थोड़ी सी भी ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी होती है अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। हमारी इकोनॉमी को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, हमारे फॉरेक्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा वो, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा वो, ठीक है। तो जितना हाई ऑयल प्राइसेस होगा दैट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज़ ट्रेड बैलेंस के लिए, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स, जो रिजर्व्स हैं इंडिया का, डॉलर रिजर्व्स जो है और बाकी जो करेंसीज़ के रिजर्व्स हैं हमारे पास। फिर इन रुपी की जो वैल्यू है वो भी गिरती है क्योंकि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि उधर का दाम बढ़ गया फिर। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी के लिए भी ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें और इन्होंने कहा है कि ईरान से भारत तो अभी करेंटली ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये रहा ईरान, ये रहा इंडिया। ईरान से इंडिया डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करता है ऑयल का, लेकिन ईरान सप्लाई करता है चाइना को, और चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है ईरान पे, चूँकि ईरान पे सैंक्शंस हैं यूएस के। तो ईरान से और वो सारी कंट्रीज़ नहीं खरीद पाती जिनका यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, तो चाइना ईरान के ऑयल को ख़रीदती है। अगर ईरान चाइना को ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इंडिया के जो सप्लायर्स हैं जैसे रशिया है या फिर बाकी जो इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन सब से जो ऑयल आता है इंडिया को, अब ये सब कंट्रीज़ भी चाइना को देने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ईरान से इनका सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इंडिया की जो सप्लाईज थी, जो इंडिया को सप्लाई मिल रहा था वो बाधित हो जाएगा क्योंकि पार्ट ऑफ द सप्लाईज फ्रॉम दिस सप्लाई ग्रुप्स विल बी डाइवर्टेड टू चाइना। तो इन शॉर्ट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया इफ़ेक्ट होने वाला है इस तरह से। डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंस है बाकी सारी कंट्रीज़ पे, उसके कारण जो चाइनीज़ शेयर है उसमें बढ़ेगा और इस तरह से इंडिया इफ़ेक्ट हो जाएगा। राइटर इसमें ये भी लिखते हैं कि दिस विल बी वर्थफुल टू सी कि जो भी ऑयल शिपमेंट्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करेगा, है ना, जो कि पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में है। यानी कि इंडिया की जितनी भी वेस्ट एशियन ऑयल सप्लाईज है वो इसी रूट से आती है। अब ये रूट हमेशा से बाधित है। क्यों बाधित है? तो ईरान के हौथी रेबल्स यमन के हों या हिजबुल्ला के ईरान हो, ईरान के हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो भी कार्गो वेसल्स हैं, जो भी वेसल्स कैरी कर रहे हैं ऑयल या फिर कंटेनर्स, उनको इम्पैक्ट करते हैं, वो पायरेट्स हो जाते हैं उसमें या फिर हाईजैक कर लेंगे। तो इस वजह से हमारी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया में क्रूड ऑयल सप्लाई का एक बहुत बिगर रिस्क हो सकता है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से। इसीलिए इंडिया चाह रहा है कि कैसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े। भले आइडियोलॉजिकल हमारा संबंध कुछ भी हो, लेकिन इस मोमेंट पे ये ज़रूरत है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बरकरार रहे और इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट नीड। तो ये आर्टिकल कम्प्लीटली यही था, हमने काफ़ी डिटेल से देखा। और इसके बाद ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, ये भी इजराइल और ईरान से रिलेटेड ही है। ये कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान अभी क्या है, एक क्रॉस रोड्स पे। पहले इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया दमिश्क में, रिप्लाई में ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया यूजिंग चार्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस, चार्टर फॉर सेल्फ डिफेंस। अब बॉल जो है वो इजराइल के कोर्ट में है। अब इजराइल अगर चाहे तो वापस से ईरान में अटैक करेगी और फिर ईरान अटैक करेगा, फिर ये जो साइकिल है ये फिर साइकिल स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर इजराइल ये वाला फर्स्ट स्टेप नहीं लेता है तो ईरान ने कहा है कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपने जो किया था हमने उसका बदला पूरा किया और खेल यहीं ख़त्म कर देंगे। तो अब दोनों ने ऑलरेडी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरीज़ पे, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ पे हमला किया है। लेकिन अब ये इजराइल के पास ये सारा चीज़ है कि किस तरह से नेतन्याहू जो हैं
वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसर्न को एक इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो 7 अक्टूबर अटैक हुआ था हमास का, उसके बाद से नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है, लोगों के बीच एक्सेप्टेंस कम हुई है, क्योंकि नेतन्याहू जो है, जो होस्टेजेस थे उनको वापस नहीं ला पाए थे और कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी प्रोलॉन्ग कर दिया। तो इन सब को देखते हुए और अभी तक जो इजराइल के पॉलिसी मेकर्स हैं उनका पॉलिसी डायरेक्शन देखते हुए ये समझा जा सकता है कि कंट्री अभी भी फार राइट में है, यानी कि कंप्लीट रेडिकलिज्म की तरफ है, एक्सट्रीम की तरफ है। तो अगर इसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू होती हैं तो इजराइल गवर्नमेंट माइट एक्ट इन डेंजरस एंड अनप्रेडिक्टेबल वेज, है ना। तो ये चीज़ राइटर कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से अपने पॉलिसीज़ को फार राइट में रखता है, अपने डोमेस्टिक कंसर्न्स को लेकर, डोमेस्टिक पॉपुलेशन को खुश रखने के लिए, अब लोग क्या सोचेंगे, हम पे अटैक हुआ है तुम अटैक करो। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, इंटरनेशनल बुद्धिमत्ता ये कहती है कि इस तरह के सिचुएशन को थोड़ा डिस्केलेट करना चाहिए और समय आने पर अटैक करना चाहिए। इस तरह के रेस्पॉन्स से और ज़्यादा एस्केलेशन बढ़ेगा, नुकसान दोनों का है फिर, है ना। तो ये आर्टिकल कंप्लीट इसी से डील। अभी ईरान इजराइल का मुद्दा काफ़ी पीक पे है ना। तो थोड़ा बहुत अब पढ़ के आगे निकलना ही समझदारी है। अब हम देखते हैं इसमें एक आर्टिकल, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसमें एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल, यानी कि ऐसा इंडस्ट्री मॉडल जो सिर्फ अर्बन एरिया में ना रहे बल्कि छोटे छोटे क्लस्टर्स में सब जगह डिवाइड रहे। जैसे आप अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ बहुत सारे क्लस्टर्स हैं या उसको एग्लोमरेशंस भी बोलते हैं। जैसे तिरुपुर को कॉटन नीटवेयर के लिए, कोयम्बटूर को स्पिनिंग मिल और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, शिवकाशी को सेफ्टी मैचेस के लिए, फायर क्रैकर्स और प्रिंटिंग के लिए, सेलम, ईरोड और करूर जो है इसको पावर लूम्स और होम टेक्सटाइल के लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाउन्स जो है अलग अलग चीज़ की स्पेशलिटी रखते हैं। तो क्या है, एक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, सब अपने में इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने प्रोडक्शन को लेके, अपने नीश को लेके। तो इसको बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे मेंस में एक सवाल भी आ चुका है, इससे 2 टॉपिक से रिलेटेड है। ये तुमको GS2 सेक्शन 2 में मिलेगा और ये 2 टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, और किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इनविसाज किया जा सकता है, कैसे उसको प्रैक्टिकली अटेंड किया जा सकता है। और दूसरा सवाल आता है इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इन दोनों टॉपिक को इस टॉपिक से डील किया जा सकता है और दोनों पे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको डिटेल से समझते हैं। व्हाट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़? डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, उसका अगर डिस्पर्सल हो जाए, कहाँ से, अर्बन एरियाज़ की तरफ से स्मॉलर टाउन्स में और रूरल एरियाज़ में। अगर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो सिर्फ हम पटना के एरियाज़ में डेवलप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, गया में, जहानाबाद में, बेगूसराय में, अरवल में, इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे चीज़ों को, ताकि पटना पे अर्बन प्रेशर कम रहे और इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज रहे। लेकिन इस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ से फ़ायदा ये होता है कि हम बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं। हम अर्बन एरियाज़ का कंजेशन होने से बचाते हैं, क्योंकि अगर सारी इंडस्ट्रीज़ यहीं रहेंगी तो यहाँ भीड़ बढ़ेगी, लोग माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, हम माइग्रेट कम करेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरिया में बढ़ाएंगे, इस एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी जो रूरल एरिया है, तो यहाँ के जितने भी सराउंडिंग विलेजेस हैं इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनका जो रोज़गार का अवसर है वो बढ़ेगा और वहाँ के रिसोर्सेज को हम काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी क्या होगा कि अगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ रिसोर्स हमको लाना पड़ेगा, जो भी यहाँ की एक्सपर्टीज़ है यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ हम यहीं खोल देते हैं तो यहाँ की रिसोर्सेज यहीं रहेंगी और हम उसको ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, मतलब हमको क्यों चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़? तो हमको चाहिए ताकि हम बैलेंस रीजनल ग्रोथ कर सकें। ऐसा नहीं कि गुजरात जो है वो बढ़ता रहे और बिहार जो है यहाँ पे बिल्कुल
पॉवर्टी की सिचुएशन में रहे, ऐसा नहीं होना है। हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, जितना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलप हो, झारखंड उड़ीसा डेवलप हो, उस तरह से बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो, है ना। जिस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न डेवलप हो, सिमिलर तौर पे जैसे झारखंड और उड़ीसा में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम बैलेंस रीजनल ग्रोथ बना पाएंगे, एक तरह की मेंटालिटी हम वहाँ इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर पाएंगे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जैसे मिनरल्स हैं कहीं के, कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स है कहीं का, और कहीं के चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है रूरल एरियाज़ में, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम इंडस्ट्रीज़ लोकल लेवल पे ओपन करें तो, है ना। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सपोज़ हम सॉस की फैक्ट्री बना रहे हैं, सॉस की फैक्ट्री हमने इस्टेब्लिश की। अब सॉस की फैक्ट्री हम वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि वो सब एरियाज़, वो सब सेगमेंट्स जहाँ पे टोमेटो की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उस टोमेटो के प्रोडक्शन के आसपास करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा कॉस्ट होगा, है ना, ले जाने का, वो कम हो जाएगा। या फिर हम चिप्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो चिप्स की फैक्ट्री हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पोटैटो काफ़ी होता है, तो पोटैटो की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, टाइम कम लगेगा, तो जो गुड्स पेरिश हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, सड़ जाता था, उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइज करते हैं, मतलब अर्बन एरियाज से अलग करके रूरल एरियाज़ में सेटल करते हैं और वहाँ की रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही, है ना। जैसे हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन जो है इसी एस्पेक्ट को फोकस करता है। फिर अर्बन कंजेशन और पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, अभी आप जानते होंगे कि बेगूसराय हैज़ बीन डिमार्केटेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरी है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र है, वहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ पे अभी 4 लेन वगैरह का काम चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं कहाँ केंद्रित हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में केंद्रित हैं। तो इस वजह से इसका कंजेशन और पॉल्यूशन बढ़ गया। लोग अब क्या हो रहे हैं, लोग फ्लॉक हो रहे हैं बेगूसराय अर्बन एरियाज़ की तरफ कि हमको रोज़गार मिलेगा, हमको वहाँ अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, अच्छी स्कूलिंग मिलेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे और पोल्यूशन बढ़ रहा है, कंजेशन बढ़ रहा है। तो इसको कम करने के लिए किया जा सकता है कि बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट जो बगल में, जैसे खगड़िया है, पटना ज़िला है, इन सब में कुछ इंडस्ट्रीज़ को हम सेटल करें जो बेगूसराय में अब चूँकि ये सैचुरेट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें इन्विसाइज करता है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसके प्रमोशन के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव और पॉलिसीज़ ली गई हैं, तो जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। ये क्या करता है कि इंडस्ट्रियल नोड्स बनाता है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड हो सके। सपोज़ ये चेन्नई है, ये बेंगलोर है। अब ये वाला रीजन जो है वो क्लॉथ टेक्सटाइल के लिए काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या होगा, स्किल्ड लेबर तुमको मिल जाएगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मिलेंगी, और उसमें अगर हम पावर लूम डाल दें तो वो हमारे लिए एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस एरिया को हम डेवलप कर देंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसके लिए ये ज़रूरत पड़ती है कि हम दोनों स्टेट को मिला के, तमिलनाडु कर्नाटका को मिला के एक कॉरिडोर बनाए। ये कॉरिडोर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी ताकि कोऑर्डिनेशन इजी हो सके और स्टेट वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो। तो एक कॉरिडोर बनाया जाएगा कि ये कॉरिडोर है। अभी इसमें जैसे अभी देखोगे तो एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वो डिफेंस कॉरिडोर का ऑलरेडी उन सब एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी पहले एम्यूनिशंस बनते थे, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करिए डिफेंस के लिए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने देखा कितने ही गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है। फिर हमारा फोकस जो है वो एमएसएमई की तरफ है कि जैसे एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये सब क्या करता है, डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे। जब तक हम रोड कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं करेंगे, हाईवेज़ नहीं बनाएंगे, रेलवेज़ नहीं बनाएंगे ताकि रेलवेज़ जो गुड्स कैरी हो सके लोअर कॉस्ट पे, लोअर फ्रेट पे, पोर्ट्स नहीं बनाएंगे ताकि जो इनलैंड वाटरवे है उसको हम इन्हांस कर सके, क्योंकि इनलैंड वाटरवे की जो कॉस्ट है वो सबसे कम होती है, तब तक हम इंडस्ट्रीज़ के लिए रिमोट एरियाज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में देखें तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है रोड कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पे केंद्रित है। फिर अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है डीएफसी प्रोजेक्ट है, ये भी इसी को डेडिकेटेड है कि जो भी गुड्स डेवलप होंगे ऑल ओवर द कंट्री उसको किस तरह से एक मेन हम रूट बना दें, यहाँ से फिर लिंक रूट बनाएंगे हम। तो लिंक रूट से मेन रूट पे आएंगे और मेन रूट से हमारा सारा सप्लाई चेन जो है एकदम अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएगा। ये कुछ डेटा और एग्जांपल्स है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसको सब्सटेंशिएट करने में, अपने आर्गूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने में।
लेकिन इसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंजेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है, कि जैसे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे अच्छे रोड नहीं रहेंगे, है ना। रोड रहेंगे तो वाइड रोड नहीं रहेंगे, चौड़े रोड नहीं रहेंगे। पावर सप्लाई अब तो ठीक है, अब तो काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है, लेकिन फिर भी पावर सप्लाई अभी भी कमर्शियल तौर पे और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ से जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है ना, वोकेशनल एजुकेशन उनको नहीं है। तो बेसिकली पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इन सब पे काम करने की ज़रूरत है। फिर स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो हम कैसे काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे हमारा स्किल इंडिया मिशन है वो यही एम करता है कि हम हमारी जो स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी है उसके इशू को मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये जो भी रेड टेपिज्म है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, ब्यूरोक्रेटिक डिले है, उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं छोटे शहरों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है बहुत सारा कागजी काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करना है। फिर अगर हम कुछ लैंड ऑक्यूपाई करते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार देना है। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाली चीज़ है। तो इन सब प्रोसीजर्स में इतना उलझा दिया जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट रिमोट एरिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। फिर मार्केट एक्सेस की तो कमी रहेगी, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ को दूर भेज रहे हैं अर्बन क्लस्टर से, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ से फिर यहाँ लाने के लिए अगर कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं करेंगे तो हमको मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुक्स प्रिंट हुए, बुक्स को हमने क्या किया, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के थ्रू शिपमेंट स्टार्ट कर दिया, है ना, मेन टाउन में। तो कॉस्ट मेरा थोड़ा सा इन्फ्लेट होगा, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है बुक की वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास चीप लेबर हो गया, इंडस्ट्री कॉस्ट कम हो गई, पावर कॉस्ट कम हो गई, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब इसी से रिलेटेड है कि बिहार अभी तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री क्यों नहीं कर पाया है। ये डिटेल आंसर है, इसको आप पढ़ लेना, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। थोड़ा और डेटा वगैरह इसमें डालना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकाल के इसमें डाल सकते हो कि अभी इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है, पहले इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन थी, कुछ परसेंटेज डेटा वगैरह, कुछ कहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, उनकी लोकेशन कहाँ हो सकती थी, शुगर केन इंडस्ट्री अभी कितने बचे हैं। तो ये सब डेटा इसमें फीड करके बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा ये। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, जो इम्पोर्टेंट है और हमारा लास्ट आर्टिकल होगा। यह है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड को कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान निकोबार की रेलिवेंस काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारा इंटेंशन है कि सिर्फ सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलेगा। जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बनाने का टाइम आ गया है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने ओशन पावर को और अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर पाएँ, अपनी नेवी की पोजीशनिंग कर पाएँ प्रॉपर लोकेशंस पे। तो नेवी की पोजीशनिंग इसलिए कर पाएँ क्योंकि हमारी राइवलरी जो है वो चाइनीज़ PLA नेवी से है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडो पैसिफिक में एक्टिव हैं। और इस तरह से हम अपने इम्पेरेटिव को, जो डेवलपिंग इंडियन आइलैंड टेरिटरीज़ है, उसको सीरियस कर सकते हैं। और जो रिसेंट थ्रस्ट है स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, चाहे सिविलियन हो, मिलिट्री हो, है ना, ये काफ़ी वेलकम स्टेप है, क्योंकि हमेशा से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो इग्नोर्ड रहा था। ये इंडियन मेनलैंड है, यहाँ से हम देखेंगे अंडमान निकोबार यहाँ पे है। तो अभी क्या होता है, ये क्या एक्ट करता है, सबसे पहला इन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अगर हम समझेंगे तो आइलैंड्स जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक 700 नॉटिकल माइल्स दूर है। इधर पैसिफिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, इसको कनेक्ट करने के लिए ये मलक्का स्ट्रेट है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए, पोर्ट ब्लेयर से यहाँ जाने के लिए बस एक रात का डिस्टेंस चाहिए। तो हमारा डिस्टेंस पैसिफिक ओशन से काफ़ी नियर हो गया। फिर इसका ये भी रेलिवेंस है कि आइलैंड जो है 4 इंटरनेशनल मैरीटाइम जोन को जोड़ता है, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इसके साथ साथ वो इंडिया को सब्सटेंशियल ओशन स्पेस देता है अंडर यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज। तो इसी बैकग्राउंड को रखते हुए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि दैट शुड बी एक्टिंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट फ्रॉम ईस्ट टू अंडरमाइन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना। इस साइड से कुछ भी ऐसा हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है अंडमान निकोबार में जो नेवी हमारी टीम रहेगी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगे, उनका रिस्पॉन्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस रहेगा उसके अगेंस्ट में। इसी को ध्यान में रखते हुए
अंडमान एंड निकोबार कमांड कंस्टिट्यूट किया जा रहा है एज ए ट्राई सर्विसेज कमांड 2001 में। सब्सिक्वेंटली एफर्ट्स हैव बीन ग्रॉसली, लेकिन उसके बाद से हमने अंडमान एंड निकोबार एक कमांड बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ हम अगर बनाते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में बहुत रेसिस्टेंस होता है। उसी रेसिस्टेंस की वजह से अभी तक हम उसको ज़मीनी इस पे नहीं ला पाए। तो पहला सवाल ये कि अगर इतनी हमको पता है कि स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इतना है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इतना है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों है? तो वहाँ इसका पहला रीज़न ये है कि इंडियन पॉलिटिशियंस को ये जज करने में समय लगा कि हमारे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जब चाइनीज़ पीएलए नेवी ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, अपनी मैरीटाइम वेसल्स को भेजना शुरू कर दिया, जो उनकी नेविगेशन व्हीकल्स हैं और जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, तो इसके बाद इंडिया सजग होना शुरू हो गया। दूसरा, इसका डिस्टेंस मेनलैंड से इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और एक तरह से कहें तो वो एक एक्सक्यूज़ बन गया है, डिले टैक्टिक बन गया है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उसके कारण स्टॉल भी होना पड़ता है। तीसरा, अब चूँकि हमारे यहाँ CRZ है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इस कोस्टल रेगुलेशन जोन की वजह से वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना मुश्किल है किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए, या चाहे हम अपना कैंटोनमेंट ही बनाएंगे। तो कैंटोनमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लैंड के लिए क्लियरेंसेस चाहिए इन्वायरमेंटल का, और CRZ जोन्स हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगले दिन NGT खारिज कर देगी सारे प्लान को, ठीक है। तो ये रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा। वहाँ के जो फॉरेस्ट और जो नेटिव ट्राइब्स हैं जिनका डिपेंडेंट फॉरेस्ट पे, अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे तो उनको कहाँ रिलोकेट करेंगे, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कैसे हम टैकल करेंगे। चौथा ये कि अगर हम आइलैंड को डेवलप करना चाहते हैं और उस पर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि वो मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में चीज़ें नहीं चलेगी। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग, अलग अलग एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक सिंगल टारगेट लेके कन्वर्ज होकर, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और वही कोऑर्डिनेशन चैलेंज जो है वो भारी पड़ रहा है इंडिया पे, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन देखना है और इमीडिएट पॉलिटिकल फेवर अगर लेना है, तो हमको अंडमान निकोबार पे फोकस करना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होगा वो किस चीज़ पे फोकस करें। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा यही है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करें, क्योंकि हम सारा एरिया, सारा आइलैंड्स को सर्वेलेंस पे रख सकते हैं। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिटरेंस डेवलप करेंगे, ताकि कोई भी नेवल मिस एडवेंचर हो तो उसका हम करारे रूप से जवाब दे सकें। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन मेनलैंड से वहाँ की जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो थोड़ी ईज़ हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होगा लोगों का, गुड्स का, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट का पेस होगा, उतना बढ़ेगा, है ना। तो जो इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प टू क्रिएट एंड सस्टेन द टूरिज्म पोटेंशियल। और अगर टूरिज्म पोटेंशियल में डेवलप करना है तो टूरिज्म पोटेंशियल भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार इन शॉर्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला चीज़ भी पढ़ लेंगे आप, है ना। तो ये भी काफ़ी रेलिवेंट है और कुछ ज़्यादा फैक्ट है, इसलिए बताने का कुछ चीज़ नहीं है, उसको पढ़ लेना। तो अंडमान एंड निकोबार हमारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको साध लें तो हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसके लिए हमेशा से हम लोग फेमस रहे थे, आज हम भी बड़े बड़े पावर्स जैसे चाइनीज़ पीएलए नेवी है, या फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, उसका हम मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, अगर हम इन सब पॉइंट्स पे अपना कब्जा जमाएं। इस सब पॉइंट्स पे कब्जा क्या, इस सब पॉइंट्स पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। आपको दो चीज़ कमेंट करना है प्रीलिम्स से रिलेटेड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का? और दूसरा, 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है? पहला क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? और दूसरा, 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।